हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगस्त तंत्र के विष सीरीज में जो हम लोग ने स्थावर विष स्टार्ट किया था उसमें इरिटेट पॉइजन के बारे में। गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने कार्डियक पॉइजन एंड न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन खत्म कर लिया है, जिसके अंडर जितने भी पॉइजन्स दिए गए थे सभी के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। इस वीडियो से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद द इरिटेंट पॉइजन, जिसमें हम लोग 6 इरिटेंट पॉइजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले इरिटेंट पॉइजन दैट इज द जायपाल के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जायपाल के इंट्रोडक्शन, देन उसके मॉर्फोलॉजी, इसके टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल मतलब किन चीज़ों की वजह से इसकी फैटिलिटी देखने को मिलती है, देन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन व्हेन एनीबॉडी कंज्यूम इट, and then its fatal dose, fatal period, signs and symptoms, management, postmortem appearance, medico-legal aspects, therapeutic dose and then formulation। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि एनसीआईज्म जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जायपाल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जायपाल का जो बोटानिकल नेम है वो क्रोटॉन टिग्लियम है एंड देन ये बिलोंग करता है विद द यूफोर्बिएसी फैमिली एंड एरेंडकुल। बेसिकली टाइप ऑफ पॉइजन में जो जायपाल है ये इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन है एंड इसको हम लोग सिनोनिम्स में या फिर इसके पर्याय में हम लोग इसको रेचक, बीज रेचक, दंती बीज या फिर मलद्रावी कहते हैं। ये सब नाम इसके इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिकली परगेटिव एक्शन शो करता है, जिसके अकॉर्डिंग इसके रेचक, बीज रेचक आदि पर्याय देखने को नाम मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द जायपाल के। तो बेसिकली जब हम इसके स्टेम की बात करते हो बताया गया है कि जो स्टेम होता है जायपाल का ये बेसिकली स्मॉल होता है, ब्रांचिंग श्रब या फिर ट्री होता है जो कि ग्रो करता है अप टू 4 to 10 मीटर्स इन हाइट। मतलब कि ये स्मॉल ट्री या फिर श्रब इसे बोला जा सकता है जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, जो कि ओनली 4 to 10 मीटर इन हाइट ग्रो करता है। लीव्स की बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं सिंपल होते हैं एंड देन अल्टरनेट मैनर्स में पाए जाते हैं एंड ओवेट इन शेप पाए जाते हैं। इसके बाद फ्लावर्स की बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली स्मॉल होते हैं एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इन द क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं एंड ये मोनोसियस होते हैं। जो इनके फ्लावर्स होते हैं जनरली व्हाइट या फिर येलोविश ग्रीन देखने को मिलता है और इनमें एक स्टेबल फ्रेग्रेंस भी देखने को मिलता है। फ्रूट्स की बात करते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा स्मॉल देखने को मिलते हैं और कैप्सूल लाइक देखने को मिलते हैं और यूजुअली ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स होते हैं, जिनमें 3 डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं और इनमें सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो सीड होते हैं इनके ये ओवल इन शेप्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड ब्राउन और ग्रेज देखने को मिलते हैं और ये कंटेन करते हैं क्रोटॉन ऑयल। अब ये जो क्रोटॉन ऑयल है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से क्या काज करता है, परगेटिव इफेक्ट शो करता है अगर इसका इंजेक्शन किया जाए। मतलब किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया तो जो क्रोटॉन ऑयल पाया जा रहा है सीड में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेवियर परगेटिव एक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग जायपाल को जमाल गोटा भी बोलते हैं इन द वर्निकुलर लैंग्वेज। आगे मॉर्फोलॉजी के बाद हम बात करते हैं इसके टॉक्सिक पार्ट की। तो बेसिकली जो जायपाल है उसके सीड, स्टेम और लीव्स ये तीनों टॉक्सिक पाए जाते हैं और टॉक्सिक प्रिंसिपल में बेसिकली इनके जो सीड्स है, स्टेम्स है या लीव्स हैं उनमें कुछ टॉक्सिक कंटेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि क्रोटीन, क्रोटोनोसाइड एंड द क्रोटोनॉल, जो कि फैटिलिटी शो करते हैं अगर किसी ने इसका इंजेक्शन कर लिया हो तो। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि जो टॉक्स एल्बुमिन प्रेजेंट होता है इन द सीड ये इस तरह का टॉक्सिक प्रोटीन होता है जो कि डिसेबल कर देता है राइबोसोम और देयर बाय इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है उसको स्टॉप करने का काम जायपाल करता है। आगे हम बात करते हैं फेटल डोज ऑफ द जायपाल की। तो बेसिकली जो जायपाल है उसका 20 ड्रॉप्स एडल्ट में क्या होता है, फेटल होता है। सेम 1 सीड या फिर 3 ड्रॉप जो होता है चिल्ड्रन में फेटल साबित हो सकता है। मतलब इतने डोज में अगर किसी ने उसको कंज्यूम कर लिया तो वहां पे उसकी डेथ हो सकती है। फेटल पीरियड की बात करें तो इसकी फेटेलिटी पीरियड अबाउट 4 to 6 आवर्स देखने को मिलते हैं। एंड देन साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया है उसके बाद यहाँ पे सलाइवेशन, फिर पेन इन एब्डोमेन, वोमिटिंग कंडीशन, डायरिया, वर्टिगो, साथ ही साथ सर्कुलेटरी फेलियर एंड शॉक, ऐसी कंडीशन वहां पे अराइज हो सकती है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अगर किसी ने जायपाल की पॉइजनिंग कर ली है तो। आगे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द जायपाल पॉइजनिंग। तो जायपाल पॉइजनिंग के मैनेजमेंट बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्या कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक लिवास कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल एंड
देन सेकेंड की सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गन्स या फिर जो भी सिस्टम बॉडी के हैम्पर हो रहे हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करें। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इरिटेंट पॉइजन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है विद इन द जीआईटी एंड एब्डोमिनल विसराज जो रहते हैं वो कंजेस्टेड होते हैं। यहाँ पे ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पोस्टमार्टम अपीयरेंस। जायपाल पॉइजनिंग में अगर हम मेडिकल लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है जायपाल की। साथ ही साथ यहाँ पे इसका यूज अबॉर्शन के लिए किया जाता है। इलीगल अबॉर्शन हो गए तो उसके लिए क्या देखने को मिलता है कि जायपाल के सीड्स का यूज किया जाता है। इसको होमिसाइडल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है एंड इसका यूज एज एन क्वैक मेडिसिन भी किया जाता है एंड एरो पॉइजनिंग में भी हमें जायपाल का यूज देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं जायपाल के थेरेपेटिक डोज की, तो बेसिकली जो सीड होता है इसके अबाउट 20 to 50 मिलीग्राम ऑफ जो सीड कंटेंट रहते हैं वो थेरेपेटिक पर्पस में यूज होता है। एंड सीड ऑयल की बात करें तो 1 to 2 ड्रॉप ऑफ द जो ऑयल होता है वो यूज होता है इन द थेरेपेटिक पर्पस एंड मोर देन दिस डोज इट कैन बी हार्मफुल और कैन कॉज द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। बात करते हैं जायपाल के फॉर्मुलेशंस या फिर प्रमुख योग के बारे में, मतलब किन किन औषधियों में किन किन रस आदि जो कल्पनाएं हैं किसमें यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो जायपाल है उसका अश्वकंचुकी रस, अंजन भैरव रस, इच्छा भेदी रस, जलोदरारी रस तथा ज्वरारी रस, इन सभी कल्पों में जायपाल का यूज देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे जो इच्छा भेदी रस है इसका यूज हम लोग बेसिकली परगेटिव एक्शन के लिए यूज करते हैं एंड इसका ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है इन द क्लिनिकल पर्पसेस, जहाँ पे अगर किसी की मलबद्धता हो गई है या फिर मलसंग हो गया है, ऐसे कंडीशन में इच्छा भेदी रस का यूज किया जाता है और ये अपना परगेटिव एक्शन शो करता है विद द कंटेंट दैट इज द क्रोटोनॉल। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पॉइजन है इरिटेंट पॉइजन का स्थावर विष में वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड इरिटेंट पॉइजन दैट इज द गुंजा के बारे में। होप आपको सारी चीजें समझी होंगी। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।